Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of complex analysis from the GATE 2017 question paper. So GATE 2017 क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टोटल 5 क्वेश्चन आस्क किए गए. सो आज के इस वीडियो में हम वो सारे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन अगर क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट होता है देन 1 मार्क्स मिलेगा. अगर गलत होता है देन इस केस में -0.33 मार्क्स कैंसिल होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. In this question given that fz equals to x square plus y square plus iota 2xy and gz दूसरा फंक्शन गिवन है 2xy plus iota y square minus x square. For z equals to x plus iota y, z complex number है. Then in the complex plane C, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में हमें बताना है एफ एनालिटिक होगा या जी एनालिटिक होगा, या दोनों ही एनालिटिक होंगे या दोनों ही एनालिटिक नहीं होंगे. सो ये बताने के लिए हम सी आर इक्वेशंस काम मिलेंगे. सो सी आर इक्वेशन, कोई भी फंक्शन अगर सी आर इक्वेशन को फॉलो करता है देन इस केस में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है. और अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें एंड कॉन्टीन्यूस हो देन इस केस में वो फंक्शन रेगुलर होगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में. और अगर फंक्शन रेगुलर होगा देन इस केस में वो फंक्शन एनालिटिक होगा. सो ये देखने के लिए हमें फंक्शन की सी आर इक्वेशन देंगे काम में. सो सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, मतलब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल आता है वी का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स आता है. देन देखते हैं यहाँ से हमें एफ ऑफ जेड फंक्शन ये गिवन है. सो एफ ऑफ जेड यहाँ से ये गिवन है. देन इसके लिए यू हमारे पास रियल पार्ट ये है एंड दिस वन इज इमेजनरी पार्ट. सो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 2xy. सो u का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी 2x. सिमिलरली अगर u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 2y. और यहीं से अगर v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन 2y एंड v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2x. सो यहाँ से ux इक्वल्स टू वी वाई आ गया बट यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स नहीं आया. मतलब यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स कब आएगा? ओनली एट वाई इक्वल्स टू 0 पर. अदरवाइज यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स नहीं आना इस केस में. सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से? ये सी आर इक्वेशंस को फॉलो नहीं कर रहा. सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी. देन इस केस में फंक्शन सी आर इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा देन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देन फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. और अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं है देन यहाँ से f इज़ नॉट एनालिटिक. देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है f एनालिटिक है, और ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है f एनालिटिक है. सो ए एंड डी आर डिस्कार्डेड बिकॉज f एनालिटिक नहीं है. सो अब g फंक्शन की बात करते हैं. देन यहाँ से हमें g फंक्शन गिवन है g इक्वल्स टू 2xy प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन दिस वन इज हेयर रियल पार्ट. रियल पार्ट u इक्वल्स टू 2xy एंड इमेजनरी पार्ट गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इमेजनरी पार्ट. सो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी 2y एंड यू का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 2x. सिमिलरली अगर v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू 2x एंड v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू 2y. देन यहाँ से ux इक्वल्स टू वी वाई आ गया एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स, ये भी फॉलो हो रहा है. सो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड. सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड और साथ ही इसके पार्शियल डेरिवेटिव यानी यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं. और ये जो फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहे हैं. सो ये डिफरेंशिएबल भी है. सो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टीन्यूस भी है. सॉरी, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूस है ही ऑन सी. देन फंक्शन हमारा क्या आया? जी जो फंक्शन आएगा वो एनालिटिक होगा ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो जी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो एफ एनालिटिक नहीं हो और जी एनालिटिक हो गया देन इस केस में हमारे पास यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा. सो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम मिली है? सिर्फ सी आर इक्वेशंस, साथ ही एक कंडीशन अगर फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं
और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड कंटिन्यूस होते हैं, देन इस केस में हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रेगुलर होगा, और रेगुलर होगा देन इस केस में फंक्शन एनालिटिक होगा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन क्वेश्चन एनईटी टाइप का है। देन अगर करेक्ट होगा देन 1 मार्क्स मिलेगा, एंड अगर हमने गलत कर दिया देन इस केस में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्वेश्चन की। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। In this question given that if sum of n equals to minus infinity to plus infinity a n z minus 2 raised to the power n is the Lorentz series of the function हमें given नहीं है for z belongs to c minus 2, cause of ये function z equals to 2 पर डिफाइन नहीं है, देन a minus 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला काम में लेंगे। लॉरेंस सीरीज में हमें फंक्शन दिया हुआ है, सो द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से हम फॉर्मूला काम में लेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस z0 रेस्ट टू द पावर माइनस k इन द लॉरेंट एक्सपेंशन इज a माइनस k इज इक्वल्स टू 1 बाई n माइनस k फैक्टोरियल लिमिट z इज टेंडिंग टू z0 d रेस्ट टू द पावर n माइनस k dz रेस्ट टू द पावर n माइनस k इंटू z माइनस z0 रेस्ट टू द पावर n fz। यहाँ से ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस वन इज n इक्वल्स टू 3, k a माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, देन k इक्वल्स टू 2 एंड z0 यहाँ से क्या गिवन है 2, सो k इक्वल्स टू 2, z0 इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे ये सारी। सो फॉर्मूला में वैल्यू रखने से हमारे पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से अगर देखें देन दिस वन इज कैंसिल आउट विद दिस टर्म, ओके, देन इसकी वैल्यू 1 बाई 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से लिमिट z इज टेंडिंग टू 2 डी बाई डी जेड, और इस पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ z माइनस 2, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ z रेस्ट टू द पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर, देन यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन होकर वैल्यू आएगी 4z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z। सो लिमिट z इज टेंडिंग टू 2 करेंगे, देन वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यूज़ को, देन रिजल्ट आ गया हमारे पास 48। देन यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 48। सो सिंपली हमने एक फार्मूला लगाया यहाँ से और रिजल्ट आ गया। सो फार्मूला हमें याद रखना है, फार्मूला क्या है, a माइनस के द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस z0 रेस्ट टू द पावर k इन द लॉरेंट एक्सपेंशन इज a माइनस के इक्वल्स टू 1 बाई n माइनस k फैक्टोरियल लिमिट z इज टेंडिंग टू z0 d n माइनस k बाई dz रेस्ट टू द पावर n माइनस k z माइनस 0 रेस्ट टू द पावर n fz। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। Now come to the next question. So in the next question given that question number, so now come to the next question. In this question is correct marks है 1 number and negative है -0.33. So in this question given that let n belongs to integers, define c है ना, हमें एक फंक्शन डिफाइन किया है where I square equals to -1, then sum of n belongs to z mod of cn square equals to, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी लग रहा है, बट इसके लिए एक सिंपल सा रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट हमें पता हो देन हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ से ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है हमारे पास प्रिजर्वल्स आइडेंटिटी। प्रिजर्वल्स आइडेंटिटी हमें कहती है अगर सी एन इक्वल्स टू 1/2 माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा एन एक्स टी एक्स, देन इस केस में सम ऑफ सी एन स्क्वायर mod of cn square equals to 1/2 इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई mod of fx स्क्वायर। देन यहाँ से हमें जो cn दिया हुआ है उसे हमने इस फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कर देंगे, देन ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ से ये रिजल्ट हमने इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, और जो एक्सपोनेंशियल आयोटा एन एक्स माइनस एक्स था प्लस एक्स था उसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने, एक्सपेंशन करके मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर दिया। देन यहाँ से ये फॉर्म हमारे पास ये आ गई √2 और बाकी ये जो एक्सपेंशन है ये हमने इस फॉर्म के लिए लिख दिया है। सो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्सपोनेंशियल एक्स। सो मोड ऑफ सम ऑफ सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था, देन यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। देन इन
दिस केस दिस फंक्शन विल बी इम्प्लाइंग, यहाँ से -2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन बिटवीन -पाई टू +पाई एक्सपोनेंशियल 2x dx इक्वल्स टू, सो यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया, अपर एंड लोअर लिमिट लगा दी. देन वैल्यू आई 1/2 एक्सपोनेंशियल 2 पाई माइनस एक्सपोनेंशियल -2 पाई विच इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2 पाई. देन यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सिंपल यहाँ से प्रेजर्वर आइडेंटिटी अगर हमें पता हो देन इजीली हम क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड्स कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास NET टाइप क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव अगर गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So in this question given that let C be the simple positively oriented circle of radius 2 centered at origin in the complex plane. Then हमें जो फंक्शन गिवन है ये है. देन हमें यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी. सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड है. सो इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली कोशीज रेसिड्यू थ्योरम काम मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए इसकी सिंगुलरिटी निकालेंगे किस किस पॉइंट पर है, देन इसका रेसिड्यू निकालेंगे, देन कोशीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से ये फंक्शन जो है हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दिस वन इज़ I1, दिस वन इज़ I2 एंड दिस वन इज़ I3. ये 3 पार्ट हो गए. सो यहाँ से I1 फंक्शन क्या है हमारे पास, I1 इक्वल्स टू जेड एक्सपोनेंशियल 1/z. सो यहाँ से 1 एक्सपोनेंशियल 1/z का एक्सपेंशन कर लिया. सो वैल्यू आ गई 1 + 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल z³ एंड सो ऑन. सो यहाँ से इसे z को अंदर मल्टीप्लीकेट कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया. सो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z. सो यहाँ से 1/z का कोफिशिएंट क्या है इस टर्म में, 1/z का कोफिशिएंट है 1/2 यहाँ से. सो 1/2 है. देन दिस वन इज रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 ऑफ I1. सो 1/2 आ गया. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली I2 हमने क्या अज्यूम किया, I2 लिया है हमने 10z/2. सो 10z/2 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, साइन z/2 बाई कोस z/2. देन पोल्स एट कोस z/2 क्या आएगा, पोल्स तो यहीं से आएंगे कोस z/2 जहाँ 0 होगा. सो कोस z/2 कहाँ 0 होगा, एन कोस ऑफ 2n-1/2 वेर n इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन. सो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, z इक्वल्स टू 2n-1 वेर n इक्वल्स टू 0 +-1 एंड सो ऑन. सो यहाँ से z क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, n की वैल्यू ये है. सो यहाँ से z सिंप्लीफाई हो गया +-π +-3π +-5π. बट हमें जो डोमेन दिया हुआ है c इक्वल्स टू रेडियस 2 दी हुए. सो रेडियस 2 दी हुए सो z इक्वल्स टू अगर बट हमें जो यहाँ पे डोमेन दिया है, डोमेन क्या दिया हुआ है, एज वी कैन सी डोमेन है z इक्वल्स टू 2 mod ऑफ z इक्वल्स टू 2. सो यहाँ से 2 रेडियस का एक सर्कल है. सो उसकी रेडियस 2 है, देन 2 उसके अंदर बिलोंग्स करेगा, 2 से लेस वैल्यू हुई वो बिलोंग्स करेगी. बट 3.14 यहाँ से डोमेन के बाहर बिलोंग्स करता है. सो z डोमेन के अंदर अगर ये लाई नहीं करेगा कोई भी पॉइंट देन उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी नहीं होगी, उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा अगर पॉइंट डोमेन में लाई नहीं कर रहा है देन. सो इस केस में यहाँ से I2 इज एनालिटिक इनसाइड C क्योंकि यहाँ पे z इक्वल्स टू 3.14 अप्रॉक्स, z इक्वल्स टू पाई पे सिंगुलरिटी आ रही है बट पाई डोमेन के अंदर लाई नहीं कर रहा है. देन I2 इज एनालिटिक इनसाइड C और अगर I2 एनालिटिक होगा देन इस केस में एनालिटिक फंक्शन के लिए हमारे पास रेजिड्यू क्या आएगा, रेजिड्यू ऑफ I2 इक्वल्स टू 0. सो ये आ गई इक्वेशन हमारे पास सेकेंड. सो यहाँ से अब अगर I3 की बात करें, I3 हमने नेक्स्ट फंक्शन ये लेना है, I3 इक्वल्स टू 1/z-1 z-3 होल स्क्वायर. देन यहाँ से z इक्वल्स टू 1 एंड 3 होंगे इसके पोल्स. बट अगर फंक्शन के लिए पोल्स, सो अगर डोमेन की बात करें, डोमेन फिर से हमारे पास वही है मोड ऑफ z इक्वल्स टू 2. देन यहाँ से ये पॉइंट 2 है, 2 एंड दिस वन इज -2. सो हमारे पास z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 3 आया. सो 3 तो आउटसाइड द डोमेन हो गया और 1 इनसाइड द डोमेन हो गया. सो z इक्वल्स टू 1 पे तो पोल हो जाएगा, वो भी सिंपल पोल, एंड z इक्वल्स टू 3 डोमेन के बाहर है देन इस पर फंक्शन एनालिटिक होगा. सो z इक्वल्स टू 1 इज ओनली सिंपल पोल, और सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैसे निकलता है हमें पता है, लिमिट z इज टेंडिंग टू z माइनस a इंटू एफ जेड आ जाएगा. सो इस केस में a यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है. सो a पे रेजिड्यू क्या आएगा, z इक्वल्स टू 1 पे रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड. सो यहाँ से एफ जेड हमारे पास ये है. सो z माइनस 1 टू z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बचेगी वैल्यू 1/z माइनस 3 होल स्क्वायर. सो लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 होगा, देन इस केस में हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4. सो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1/4. सो तीनों पॉइंट्स पे हमारे पास रेजिड्यू आ गया. सो सम ऑफ रेजिड्यू क्या आएगा,
सम ऑफ रेजिड्यू आएगा रेजिड्यू एट I1, रेजिड्यू एट I2 एंड रेजिड्यू एट I3। सो रेजिड्यू एट I1 आया हमारे पास 1/2, रेजिड्यू एट I2 आया हमारे पास 0 एंड रेजिड्यू एट I3 आया 1/4। सो इनका सम क्या आएगा 3/4। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास फोर्थ। सो भाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम, कोशी रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या कहती है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम कहती है इफ F इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D एक्सेप्ट फॉर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज at A1, A2 and so on, then for any closed contour gamma in D on which none of the points A के lie, so इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए के वो पॉइंट्स है जिन पे फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है। सो यहाँ से रेजिड्यू एट फाइनाइट पॉइंट पर रेजिड्यू निकालने के लिए हम ये फंक्शन काम में लेंगे v1 विच इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, या फिर इससे हम ये भी कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस z0 इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन वेयर c इज द any circle centered at z0 such that f is analytic on inside c except at z0। so residue of fz at z equals to 0 पे क्या आएगा, रेजिड्यू एट z0 हमने जैसे I1 में निकाला है इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और बाकी हमने सिंपल पोल के लिए देख लिया कैसे निकालते हैं। सो ये कोशी रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू क्या था 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। सो यहाँ से सम ऑफ रेजिड्यू आया हमारे पास 3/4। सो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी जेड क्या आएगा यहाँ से 2 पाई आयोटा इंटू 3/4। सो हमें क्या निकालना है 2/पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ आई जेड डी जेड। सो आई डी जेड की वैल्यू तो यहाँ से ही आ गई और इसे मल्टीप्लिकेट कर देंगे इससे। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आएगी पाई आयोटा से पाई आयोटा कैंसिल, 2 × 2 4, सो 4 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पे। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास 3। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हमें सिंपली रेजिड्यू निकालना आता है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करनी आती है, देन क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो क्वेश्चन करेक्ट होने पर क्वेश्चन करेक्ट होने पर हमें मिलेंगे 2 मार्क्स एंड इनकरेक्ट होने पर माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी 0.66 की। सो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट रियल ऑफ जेड एंड इमेजिनरी ऑफ जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट द रियल पार्ट ऑफ एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड टी एक मैपिंग ली है सी यूनियन इन्फिनिटी टू सी यूनियन इन्फिनिटी बी द लीनियर बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T6 इक्वल्स टू 0 आ रही है, T3 - 3 आयोटा की वैल्यू आ रही है आयोटा एंड T0 की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। देन द इमेज ऑफ D इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C मॉड ऑफ Z - 3 इज लेस देन 3 अंडर द मैपिंग हमें दी है W इक्वल्स टू TZ इज। सो हमें ये मैपिंग के बताना है क्या वैल्यूज़ आएगी, मतलब जब वैल्यू कॉम्प्लेक्स W बिलोंग्स टू C, इमेजनरी पार्ट ऑफ W इज लेस देन 0, रियल पार्ट ऑफ W इज लेस देन 0, इमेजनरी पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0 या रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0। सो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा। सो यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए जिन पे वैल्यू दी हुई है। सो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहाँ इस थ्योरम को काम में लेंगे। ये थ्योरम कहती है इफ़ W Z1 Z2 एंड Z3 एंड W1 W2 एंड W3 आर 2 sets of triplets of distinct points in C infinity, then there exists a unique Mobius transformation taking Zj to Wj given by, मतलब अगर ये 3 ट्रिपल्स के सेट दिए हुए हैं दो 3 ट्रिपल्स के सेट दिए हुए हैं, इस केस में हमारे पास एक यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है जो Cj को Wj पे ले जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है W - W1 W - W2 ओवर W - W3 and W2 - W1 which is equals to Z - Z1 Z2 - Z3 over Z - Z3 एंड Z2 - Z1। सो यहाँ से हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बनाते हैं। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सो यहाँ से Z1 क्या आ गया, फर्स्ट वन Z1 आएगा। सो Z1 दिस वन इज Z2 एंड दिस वन Z3। सिमिलरली यहाँ से W1 W2 एंड W3 आ गए। सो यहाँ से ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को अगर देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से इनफाइनाइट में आएगी। सो इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैंसिल तो कर नहीं सकते, वैलिड नहीं है। सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि W इज टेंडिंग टू
इन्फिनिटी है, सो डब्ल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब कुछ भी अगर टर्म में बाई W3 कर लेते हैं देन इस केस में पूरी टर्म हमारे पास टेंडिंग टू जीरो आ जाएगी। ऐसा तो कर सकते हैं, डब्ल्यू मतलब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बट अगर W3 को किसी भी वैल्यू के फाइनाइट वैल्यू के ओवर में ले जाएं, डिवाइडेशन में ले जाएं, देन दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। सो ये करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ से सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं आएगा, फंक्शन वो का वही रहेगा। यहाँ से W3 कॉमन लिया और यहाँ से W3 कॉमन लिया, सो ओवरऑल रिजल्ट सेम रहा है। सो यहाँ से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं देन W2 तो है हमारे पास आइटा एंड W3 है इनफाइनाइट, सो आइटा बाई इनफाइनाइट विच इज़ टेंडिंग टू जीरो, सो यहाँ से ये टर्म टेंडिंग टू जीरो आ जाएगी। सिमिलरली W बाई W3, सो W बाई इनफाइनाइट दिस टर्म ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो आ गई, सो यहाँ से ये टर्म भी जीरो में टेंडिंग आ गई। सो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ गई हमारे पास W माइनस जीरो इंटू -1 ओवर -1 इंटू आइटा माइनस जीरो। सिमिलरली यहाँ से Z1 Z2 Z3 Z की वैल्यू रख दी। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से -1 टू -1 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची लेफ्ट हैंड साइड में W बाई आइटा एंड राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई होकर वैल्यू ये आ जाएगी। सो यहाँ से आयोटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया एंड सिंप्लीफाई कर ली वैल्यू को, यहाँ से ये आया और आयोटा मल्टीप्लिकेट होकर सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ से दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट विद दिस टर्म, सिर्फ माइनस बचेगा, सो माइनस लगा दिया, देन ये Z माइनस 6 सिंप्लीफाई हो गया 6 माइनस Z बाई Z में। सो W इक्वल्स टू 6 माइनस Z बाई Z। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ डोमेन Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 3 इज लेस देन 3। सो यहाँ से इसे हमने लिख लेना है Z इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई, सो x माइनस 3 प्लस आइटा वाई आया, सो इसका मॉड्यूलस अगर लेंगे देन इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 3 आ जाएगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे एक्सपेंशन कर लिया ब्रैकेट का स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 3। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज लेस देन 6। सो एक इक्वेशन ये बन गई। अब W हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या गिवन है, W गिवन है 6 माइनस Z बाई Z। सो यहाँ से x Z की वैल्यू पुट कर देनी है x प्लस आइटा वाई। सो रियल और इमेजनरी टर्म्स को यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x माइनस आइटा वाई x माइनस आइटा वाई मल्टीप्लिकेट कर दिया, देन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से इसे भी सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आइटा, ये इमेजनरी वैल्यू आ गई। सो यहाँ से अगर रियल वैल्यू को देखें, इक्वेशन सेकंड में हमने यही सिंप्लीफाई किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज लेस देन -6। सो यहाँ से 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें देन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास W के जो रियल पार्ट है इसमें ये इनइक्वलिटी आई है 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये इनइक्वलिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 6, यहाँ से इक्वेशन सेकंड से। सो ये ग्रेटर देन 6 आ गई। अगर ये ग्रेटर देन 6 आ रही है देन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस क्वांटिटी रियल, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 6 आ रही है, सॉरी दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। सो यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ W इज ग्रेटर देन 0। सो रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि ये ऊपर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 6 है और नीचे वाली क्वांटिटी वैसे भी ग्रेटर देन 0 होगी। सो रियल ऑफ W विल बी ग्रेटर देन 0। सो रियल ऑफ W अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ से अगर इमेजनरी पार्ट की बात करें, इमेजनरी पार्ट में हमारे पास ना तो ऐसा कोई रिलेशन दिया और ना ही ऐसा कोई रिलेशन सिंप्लीफाई हो रहा है गिवन डेटा से। सो इमेजनरी पार्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट रियल पार्ट के बारे में हम जरूर कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ W विल बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ W विल बी ग्रेटर देन 0। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो हमने सिंपली एक थ्योरम लगा के मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया और उसके बाद इस क्वेश्चन को नॉर्मल डेटा जो गिवन है वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। सो यहाँ से इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने गेट 2017 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टोटल 5 क्वेश्चन थे जो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।